नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल RNR क्लासेस NCERT में। आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं वो क्लास 10 का साइंस का NCERT का सबसे महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग चैप्टर जीव जनन कैसे करते हैं। तो हम लोग बगैर देर किए शुरू करते हैं और बहुत सारे जनन से जुड़े सवाल को हल करते हैं। जैसा कि अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं और इसका अंग्रेजी रूपांतरण जो हम लोग देखते हैं हाउ डू रिप्रोड्यूस ऑर्गेनिजम्स। इस अध्याय का जो नाम है वो एक अपने आप में एक क्वेश्चन है कि जीव जनन कैसे करते हैं। यानी कि इस वीडियो में इस अध्याय में हम लोग जानेंगे जनन की क्रियाविधि कैसे से कि हमारे दिमाग में एक वर्ड आता है, एक शब्द आता है क्रिया विधि, यानी कि जनन की क्रियाविधि को हम लोग समझेंगे कि जनन किस प्रकार सजीवों में संपन्न होती है। जैसा कि अध्याय का नाम है जीव जनन कैसे करते हैं से स्पष्ट होता है कि जनन कौन कर रहा है, जीव कर रहा है। तो हम लोग पहले देखेंगे जनन की परिभाषा। तो देखते हैं जनन की परिभाषा क्या कहता है। सजीवों द्वारा, यहाँ पर किसके द्वारा जनन हो रहा है, सजीवों द्वारा अपनी वंश परंपरा को, यहाँ पे वंश परंपरा जो है समझने लायक शब्द है। वंश परंपरा जो होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी जो बच्चे जन्म लेते हैं उसी को क्या बोलते हैं, वंश परंपरा। इसी को कायम रखने के लिए अधिकतम सीमा तक, क्या फिर शब्द आया, अधिकतम सीमा तक अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। इसका अंग्रेजी रूपांतरण क्या है, रिप्रोडक्शन। इसमें जो हम लोग दो तीन शब्द को देखें, वंश परंपरा, अधिकतम सीमा तक अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देना, ये सब ही जनन के मूल लक्षण है। बच्चे जो जन्म लेते हैं इसमें जो होते हैं वो क्या होते हैं, अधिकतम सीमा तक जनक के समान होते हैं। और शॉर्ट वे में अगर हम लोग समझें तो जीवों द्वारा अपने ही तरह के बच्चों को जन्म देना ही क्या कहलाता है, जनन कहलाता है। तो निष्कर्ष क्या निकल के आता है, जनन करने वाले जीव यानी कि जो जनन करते हैं वे क्या कहलाते हैं, जनक। संतति का मतलब, संतति मतलब होता है शिशु, बच्चे का निर्माण, सृजन मतलब क्या हुआ, निर्माण। यानी जनन करने वाले जीव यानी जनक, संतति यानी शिशु का सृजन यानी निर्माण करते हैं जो बहुत से मात्रा किसके समान होते हैं, उनके समान, यानी जनक के समान दिखते हैं। जनक के समान दिखने के लिए आखिर क्यों दिखते हैं वो समझते हैं। उनकी जो अभिकल्प होगा यानी शरीर का डिजाइन जो होगा, आकार जो होगा और आकृति, वो सभी क्या होंगे, जनक के समान होंगे। क्या होंगे, जनक के समान। वो किनके होंगे, बच्चों के। अब हम लोग समझेंगे कि आखिर जनन महत्वपूर्ण क्यों है। सबसे पहले हम लोग नज़र डालें कि जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे जैसा कि स्पष्ट है, जीवित रहने के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम, इसमें क्या है, पोषण, श्वसन, पाचन, उत्सर्जन, साथ में क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। एक एक करके समझ लेते हैं सबको। पोषण क्या होता है, सजीवों द्वारा ऊर्जा प्राप्ति के लिए जो पोषक तत्व ग्रहण किए जाते हैं उस क्रियाविधि को क्या बोलते हैं, पोषण। श्वसन, श्वसन में क्या होता है, पोषक पदार्थों को ग्रहण करने के बाद उससे ऊर्जा प्राप्ति करने के लिए ऑक्सीजन द्वारा ग्लूकोज का विखंडन ही क्या कहलाता है, श्वसन कहलाता है। पाचन, पोषक पदार्थों का जो हम लोग उपयोग करते हैं उसका अवशोषण ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। और पाचन और अन्य बहुत सारे जैव रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो विषैले पदार्थ प्राप्त होते हैं या शरीर में बनते हैं उसका निष्कासन ही क्या कहलाता है, उत्सर्जन। और इन सभी जैव प्रक्रमों को संचालित करने के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण जो तंत्र विकसित हुआ है, नियंत्रण एवं समन्वय। ये जो सबको क्या करता है, मेंटेन करता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि जीवित रहने के लिए आवश्यक जैव प्रक्रम में ये सब आते हैं, लेकिन जनन उतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो हम लोग साथ ही साथ देखते हैं कि जनन के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम लोग जनन क्यों करें, ये सबसे बड़ा अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। मान लेते हैं, इसको दो उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जैव प्रक्रम से संबंधित सभी कार्य जो होते हैं कोशिकीय स्तर पर संपन्न होते हैं। यानी कि किसी भी सजीव में, किस सजीव के शरीर में कोई भी कार्य अगर संपन्न होता है तो किस स्तर पर होता है, कोशिकीय स्तर पर। कोशिका उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है कि पूरे विश्व में जीवों की उत्पत्ति मात्र एक कोशिका से हुई है। अभी अगर हम लोग प्रजातियों की बात करें तो 80 लाख से अधिक प्रजाति पाई जाती है। तो समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे विश्व में जीवों की जो ये उत्पत्ति हुई है वो किससे हुई है, मात्र एक कोशिका से हुई है। तो
आखिर ये कोशिका कौन सी प्रक्रिया को अपनाई होगी जो इतने सारे जीवों को निर्माण करने में सक्षम हो पाई? तो सीधा सा जवाब है इसका जनन। क्या है? जनन। और एक माध्यम से समझते हैं, उदाहरण के माध्यम से। मान लीजिए हम लोगों का क्या होता है? जन्म होता है। हम लोग का क्या हुआ? जन्म हुआ। धीरे धीरे हम लोग चलना सीखते हैं। उसके बाद हम लोग पूरी तरह से फिट हो जाते हैं और क्या होते हैं? या तो खेलने सीख जाते हैं, और इसी क्रम में हम लोगों के मम्मी पापा स्कूल पढ़ने के लिए भेज देते हैं। इसी अंतराल में एक एज आता है 21 वर्ष से अधिक का, और तब तक हम लोग या तो कोई जॉब करने लगते हैं या तो कोई काम करने लगते हैं। इसी के दौरान हम लोगों का शादी लगने लगता है और अंततः शादी हो जाता है। शादी होने के दौरान पुनः हम लोग यही प्रक्रिया अपनाते हैं। यानी कौन सी प्रक्रिया अपनाते हैं? जनन। अगर समझिएगा, अगर यहाँ पर शादी न हो तो वह धीरे धीरे क्या हो जाएगा? वृद्ध हो जाएगा, और वृद्ध होने के बाद अंततः वो क्या हो जाएगा? उनकी मृत्यु हो जाएगी। यानी कि अगर जनन की प्रक्रिया ना हो और व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी तो धीरे धीरे क्या होगा? मानव जाति का अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इन दो उदाहरणों के माध्यम से हम लोगों ने समझा कि जनन जो है क्या करता है? जीवों की निरंतरता को पृथ्वी पर बनाए रखता है। निष्कर्ष क्या आता है? जनन पृथ्वी पर जीवों की निरंतरता यानी अस्थायित्व, और इसी को अगर आसान से भाषा में समझेंगे तो क्या है? उपस्थिति। यानी कि जनन मात्र एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कि जीवों की उपस्थिति पृथ्वी पर क्या होता है? बनी रहती है। अब समझिएगा, यहाँ पे हम लोगों ने बात किया था कि जो बच्चे पैदा होते हैं वो जनक के समान होते हैं काफ़ी हद तक। तो इनमें क्या देखे थे? अभिकल्प, आकृति और आकार क्या होना चाहिए? समान, जनक के समान। किनका? शिशु का, यानी बच्चे का। तो हम लोग जैसे कि कक्षा 9 में पढ़े थे कि कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। कोशिका में क्या पाया जाता है? केंद्रक। एक याद रखने के लिए आपको बताते हैं, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में किया था। तो उस केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में एक अणु पाया जाता है जिसका नाम है डीएनए। अगर डीएनए का फुल फॉर्म हम लोग देखने की कोशिश करें तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। ये जो होता है आनुवंशिक गुणों का वाहक होता है। ये क्या करता है? पीढ़ी दर पीढ़ी यानी कि जनक से शिशु में किसको ढोता है? आनुवंशिक गुण को। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि अभिकल्प, आकार और आकृति जो बच्चे के होंगे ये एक तरह से क्या है? आनुवंशिक गुण है। तो इन आनुवंशिक गुणों को कौन ढोता है? डीएनए। तो इससे साफ साफ एक चीज तो पता चल रहा है कि जनन की मूल घटना जो है क्या है? जनन की मूल घटना क्या है? डीएनए की प्रतिकृति बनाना। मतलब ये क्या करता है? डीएनए का फोटो स्टेट करता है। कौन? जनन। जनन की प्रक्रिया मूलतः क्या हो रहा है? डीएनए की प्रतिकृति बन रहा है।